इस एपिसोड की शुरुआत भी वहीं से होती है जहां पर लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था। हांग सांगू मर गया था और किम डैन ने जेन की बहन सुइन के मरने वाले पल को देखा था और वो जेन को कुछ बताना चाह रही थी। आगे वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सपोर्ट कीजिए। तो आगे इसमें दिखाते हैं कि जिस पुलिस ऑफिसर ने बिना मतलब के हांग सांगू के ऊपर गोली चलाई थी, जेन उसके ऊपर काफ़ी गुस्सा करता है, लेकिन वो पुलिस ऑफिसर उसकी एक भी बात नहीं सुनता। एक तो जेन अब पुलिस में नहीं होता और दूसरा वो जेन को इतना पसंद भी नहीं करता था। इसके बाद किम डैन एक पिक बनाती है जो उसने सुइन के मरते हुए पल में देखी थी। जब जेन उसे देखता है तो उसने डक रैबिट बनाई थी। फिर वो पूरे 2 साल बाद अपने घर पर जाता है ये पता करने के लिए कि आखिर सुइन उसको क्या बताना चाह रही थी। अपने घर पे जाके जेन सुइन को याद करने लग जाता है। तभी किम डैन उससे कहती है कि तुम्हें सुइन की यादों से निकलकर आगे बढ़ना चाहिए और जो सच्चाई है उसको स्वीकार करना चाहिए, तभी तुम अपने इस दुख से बाहर निकल पाओगे। फिर जेन सुइन के रूम में उसी गिफ्ट को ढूंढता है जो उसने सुइन को बर्थडे पर दिया था। उसने एक फाउंटेन पेन और एक नोटबुक और एक बुक दी थी और उसी बुक के एक पेज पर वो डक रैबिट बनी हुई थी। जेन को लगा कि उस बुक को वही इंसान अपने साथ लेकर चला गया होगा जिसने हांग सांगू को सुइन को मारने के लिए कहा था। इसके बाद जेन उसी मीडिया कंपनी में जाता है जहां पर सुइन जॉब करती थी। जेन उसकी बेस्ट फ्रेंड से पूछता है कि उसकी बहन कौन सी स्टोरी पर काम कर रही थी। वो जेन से कहती है कि सुइन 22 साल पहले लापता हुई एक छोटी बच्ची को ढूंढ रही थी। उसे लगा कि वो छोटी बच्ची उनकी पेंडोरा बॉक्स हो सकती है। ये सब जानने के बाद जेन कुछ भी नहीं समझ पाता। सुइन का केस जितना सिंपल लग रहा था वो उतना ही उलझ रहा था, क्योंकि हांग सांगू जितना खतरनाक किलर को कोई कंट्रोल कर रहा था और ये बहुत बड़ी बात होती है। वो समझ जाता है कि जब उसके डीएनए का टेस्ट कराया गया था तब उसकी रिपोर्ट में हेराफेरी की गई थी ताकि वो जेल से छूट जाए, और जेल से निकलने के बाद उसके पास एक कॉल आया था, तभी उसने सुइन को मारा था। और जब हांग सांगू 2 साल बाद लौटा और जो उससे मर्डर करवा रहे थे उन्हें लगा कि वो उनके लिए खतरा बन सकता है, इसलिए उन्होंने उसे ही मरवा दिया था। अभी जेन के दिमाग में एक ही नाम आता है और वो होता है पोपोय, जो हांग सांगू ने मरते वक्त लिया था। इसलिए अब उसे पोपोय को ढूंढना जरूरी हो जाता है। तभी वहाँ पर किम डैन एक पेन ड्राइव लेकर आती है। जब जैन उसमें फुटेज को देखता है तो हांग सांगू के मुंह में पहले से ही हथकड़ी को खोलने की चाबी थी। उधर आयुन और उन गायब हुई लड़कियों के केस की ब्रीफिंग होने वाली थी, क्योंकि वे इस केस को क्लोज कर रहे थे, इसलिए वहां पर मीडिया भी आती है। जेन समझ जाता है कि आयोन सारा इल्जाम हांग सांगू के ऊपर डालना चाहती है। वे दोनों तुरंत पुलिस एजेंसी पहुंचते हैं। जेन उनसे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को करने के लिए मना करता है। वो उन्हें बहुत समझाता है कि सांगू के पीछे किसी और का हाथ है और इस केस के पीछे भी जरूर कोई बड़ी वजह है जिस वजह से उसे मरवाया गया था, और इसमें उसे शक होता है कि वहाँ के पुलिस ऑफिसर भी इसमें मिले हुए थे। तभी हांग सांगू के पास हथकड़ी खोलने की चाबी थी, लेकिन उनका सीनियर जेन की एक भी बात नहीं सुनता और जिस मेडिकल वाली लड़की को चाकू मारा गया था उसे होश आने पर भी उसने सारा इल्जाम हांग सांगू के ऊपर डाल दिया था। उस लड़की ने बयान दिया था कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ था वो सब हांग सांगू ने किया था, इसलिए आयोन के खिलाफ में कुछ भी नहीं कर पाते और ये केस यहीं पर क्लोज हो जाता है। उस लड़की ने ये सब इसलिए किया था क्योंकि आयोन के कहने पर उसका सारा कर्जा चुका दिया गया था और ठीक होने के बाद भी वो उसकी तरह फाइनेंशियली हेल्प करने के लिए तैयार होती है। प्रोसिक्यूटर जू हा मिन भी अपनी तरफ से इस केस को क्लोज करने के लिए रिकॉर्ड बनाता है, जिसमें वो आयोन से सब कुछ पूछता है कि उसको किडनैप किसने किया था और उसको चाकू किसने मारा था। आयोन कहती है कि उस लड़की को चाकू मैंने ही मारा था, लेकिन जूहामिन उसका नाम लिखने की बजाय हांग संग का नाम लिखता है और आयोन को अपने अमीर होने का बहुत ज़्यादा घमंड भी होता है। इसके बाद किम डैन और जेन भी जूहामिन के ऑफिस पहुंच जाते हैं। वो उससे पूछता है कि उसने आयोन के केस को क्यों क्लोज कर दिया और उसने उस ब्लड की फोरेंसिक रिपोर्ट को एविडेंस के रूप में इस्तेमाल क्यों नहीं किया, जिससे ये साबित हो रहा था कि आयोन ने ही उसे चाकू मारा था।
जुहामिन उससे कहता है कि उसने भी बहुत से ऐसे केस देखे हैं जिसमें सिर्फ ब्लड को ही एविडेंस दिखाया गया, लेकिन ज़्यादातर केसेस में ब्लड की फोरेंसिक रिपोर्ट को एविडेंस के तौर पे इस्तेमाल नहीं किया जाता। अगर आयुन को पकड़ना है तो उन्हें उसके खिलाफ और भी सबूत लाने होंगे, जो अब किसी भी कीमत पर पॉसिबल नहीं होता। उसकी ये बातें सुन के जेन को पूरा यकीन हो जाता है कि ये केस कुछ ज़्यादा ही गहरा है। फिर जुहामिन अकेले में किम डैन से हांग सांगू के मरने से पहले कहे हुए आखिरी शब्दों के बारे में पूछता है। किम डैन उससे कहती है कि उसने अपना नाम अपोलो याद रखने के लिए कहा था। उधर जेन अभी जहाँ पर रह रहा था वो उस जगह को छोड़ देता है और वो अपने बेघर साथियों में से एक को फ़ोन देता है ताकि अगर उन्हें कोई परेशान करे तो वो उनको बता दें, क्योंकि जेन के मुश्किल हालातों में वे सब ही उसका सहारा थे। इसके बाद जेन उस पुलिस एजेंसी के सीनियर के पास जाता है। वे और जेन के डैड साथ में काम करते थे, लेकिन जेन के पेरेंट्स बहुत पहले ही मर चुके थे। वो उनसे कहता है कि वो पुलिस एजेंसी को दोबारा ज्वाइन करना चाहता है और वे उसकी बात को मान भी जाते हैं, क्योंकि उन्होंने जेन के रिज़ाइन को एक्सेप्ट ही नहीं किया था। उधर किम डैन हांग सांगू के अंतिम संस्कार में जाती है और उससे पहले वहाँ पर जू हामिन भी आ रखा था। वो वहाँ पर इसलिए गया था क्योंकि हांग सांगू का ना तो कोई परिवार था और ना ही कोई दोस्त, इसलिए वो उसे अंतिम विदाई देने के लिए वहाँ पर गया था। लेकिन किम डैन नहीं समझ पाती कि आखिर वो यहाँ पर क्यों आई, जबकि उसकी नज़र में हांग सांगू ने जो भी किया था वो सब गलत होता है और इसके लिए वो उसे कभी माफ़ भी नहीं कर पाएगी। किम डैन जुहामिन को अच्छा इंसान समझ रही थी, क्योंकि वो जितना सख्त बाहर से होता है उतना ही नरम दिल का वो अंदर से होता है। कहीं ना कहीं जुहामिन किम डैन को पसंद करने लगा था। अगले सीन में जेन सियोल पुलिस एजेंसी पहुंच जाता है, क्योंकि उसने दोबारा ये जॉब ज्वाइन जो कर ली थी। सब उसे देखकर बहुत हैरान भी हो जाते हैं, लेकिन उसके दोस्त जेन को वापस अपनी ड्यूटी पर देखकर काफ़ी खुश भी होते हैं। वो यहाँ पर हांग सांगू के केस को दोबारा रीओपन करके उसे इन्वेस्टिगेट करने के लिए आया था और किम डैन उसको ही देखती रहती है, जो कि जेन को बहुत अजीब भी लगता है। वो उसे हांग सांगू के सारे सबूत देती है और कुछ सबूत लेने के लिए उसको चर्च के उसी रूम में जाना होता है जहाँ पर हांग सांगू रह रहा था। उसी रूम में चर्च का एक आदमी हांग सांगू के सारे सामान को एक बैग में भर के जलाने वाले थे। वे दोनों तुरंत चर्च के लिए निकल जाते हैं। उन्हें उसके जले हुए सामान में से एक बुक मिलती है जो जेन ने सुइन को गिफ्ट में दी थी। जिस पेज पर वो डक रैबिट बनी हुई थी वहाँ पर उसी छोटी बच्ची के मिसिंग होने का नोट होता है, जिसे वो काफ़ी टाइम से ढूंढ रही थी। उसके पीछे लिखा हुआ था कि अपोलो ने ब्योल को ढूंढ लिया है। जब किम डैन उस बच्ची को देखती है तो वो सेम उसके जैसी ही होती है जैसी वो बचपन में थी, लेकिन किम डैन को कुछ भी याद नहीं होता कि वो बचपन में गायब हुई थी या नहीं, और ना ही वो अपोलो और पुपो के बारे में कुछ भी जानती थी। उधर गुक हांजू पास्टर और बैक दो ग्यू से मिलने के लिए एक पुराने रेस्टोरेंट में जाते हैं। गुक हांजू आने वाले प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़े हुए थे और चारों तरफ उनके ही प्रेसिडेंट बनने के चर्चे भी हो रहे थे। बैकडोग्यो को डर होता है कि कहीं जेन अपनी इस इन्वेस्टिगेशन में पुरानी दबी हुई बातों को खोद के ना निकाल दे, और अगर ऐसा हो गया तो वे तीनों ही मुसीबत में पड़ जाएंगे। ये सुन के पास्टर उसे अपनी औकात में रहने के लिए कहता है। घर पर आके किम डैन अपनी फ़ोटो एल्बम को देखती है, लेकिन उसमें एक भी पिक वो नहीं होती जो उसने गायब हुई बच्ची की देखी थी। उसमें उसका नाम सोई होता है, क्योंकि किम डैन के बचपन का नाम सोई था। किम होकी उससे कहते हैं कि तुम बचपन में कभी गायब नहीं हुई थी, हो सकता है कि जिसने उसको देखा है वो उसकी हमशक्ल होगी, और किम डैन अपने डैड की बातों पर यकीन भी कर लेती है। ये बात वो जेन को बता देती है कि ये गायब हुई लड़की वो नहीं है, बल्कि उसकी कोई हमशक्ल हो सकती है। फिर वे सोए के बारे में जानने के लिए उसी पुलिस एजेंसी में जाते हैं जहां पर सोए के गायब होने की रिपोर्ट की गई थी। उस समय जो पुलिस ऑफिसर इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे वो कुछ समय पहले ही मर चुके थे, और 1994 की फाइल में से सोई की इन्वेस्टिगेशन का कोई भी रिकॉर्ड नहीं होता, क्योंकि उस रिकॉर्ड के सारे पेज फाड़ दिए गए थे। एक पुलिस ऑफिसर उन्हें जेमी आइलैंड का एड्रेस देता है, क्योंकि जो पुलिस ऑफिसर सोई के केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा था वो वहीं का होता है। फिर वे दोनों भी उसी आइलैंड पर पहुंच जाते हैं
और 2 साल पहले सुइन भी उस लापता बच्चे को ढूंढने के लिए उस आइलैंड पर गई थी। जेन वहां पर रह रहे लोगों से किम स्योंजा के बारे में पूछते हैं और उसके रिलेटिव के बारे में पूछते हैं। वे उनसे कहते हैं कि किम स्योंजा तो कई साल पहले यहाँ से भाग गई थी और उसकी कोई भी बेटी नहीं होती, जबकि सोई के गायब होने की खबर में किम स्योंजा का ही नाम लिखा हुआ था कि वो उसकी गार्जियन है। वे सब उन्हें वहां से जाने के लिए कहते हैं क्योंकि आखिरी बोट 3 बजे उस आइलैंड से निकल जाती है, लेकिन जेन अभी कहीं भी नहीं जाने वाला था। किम डैन को वे सब किसी फिल्मी किरदारों से कम नहीं लग रहे थे। जब वे दोनों जाते रहते हैं तो जेन उन सब के हाव भाव देखकर समझ गया था कि वे सब अंदर से कुछ और होते हैं और बाहर से अपने आप को कुछ और दिखा रहे थे। इसके बाद वे दोनों उसी घर में जाते हैं जहां पर किम स्योंजा रहती थी, लेकिन उन्हें वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं मिलता जो उनके काम आ सके। उसके घर में सारा सामान 90s के टाइम का होता है। जब वे दोनों बाहर जाते हैं तो उन्हें एक लड़का भी मिलता है जिसके पास लाइसेंस वाली राइफल भी थी और वो लंगड़ा के भी चल रहा था। फिर वे दोनों एक लॉज में रहने के लिए जाते हैं। उन्हें वहां पर एक बूढ़ी औरत मिलती है। वो किम डैन से कहती है कि तुम वापस यहाँ पर क्यों आई हो? जब उसने उसे यहाँ से जाने के लिए मना किया था तब तो उसने उसकी बात नहीं सुनी, लेकिन उनकी ये बातें किम डैन को समझ में नहीं आती। वो उनसे पूछती है कि क्या वो मुझे जानती है? तभी वहां पर उस लॉज का मालिक आ जाता है। उन्हें लगा कि वो बूढ़ी औरत उस आदमी की माँ है। वो उन दोनों से कहता है कि उन्हें भूलने की बीमारी है और उन्हें ये भी लगता है कि वो सबको जानती है। जब किम डैन अपने रूम में जाती है तो वो आदमी उसके लिए टॉवल लेकर आता है। तभी उसमें से एक नोट गिरता है। उस पे लिखा हुआ था कि इस आइलैंड से जल्दी निकल जाओ। ये नोट देखकर जेन को लग रहा था कि कोई उन्हें धमकाना चाह रहा है और किम डैन को वहां पर कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था। उन्हें वहां पर रात हो जाती है और वहां पर रह रहे लोग उनकी दावत पानी करते हैं। क्योंकि वे सब लोग उस आइलैंड पर काफी टाइम से रह रहे थे, इसलिए वे अंधविश्वास पर यकीन भी करते हैं। वे उनसे कहते हैं कि आज अमावस की रात है, मतलब भूतों की रात, और आज की रात कोई भी अपने जूते बाहर नहीं छोड़ता। उनके हिसाब से अगर कोई भूत उनके शूज को लेकर चला गया, मतलब उसके परिवार में किसी एक इंसान की मौत जरूर होती है। और ये बातें सुन के जेन को बहुत डर लगता है और वो कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लेता है। जब जेन अपने रूम में आके लेटता है तभी वो देखता है कि उसके शूज को उठाकर कोई ले जा रहा था और ये देखकर वो बहुत डर जाता है और वो बहुत तेज चिल्लाता भी है। उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर किम डैन भी उसके रूम में पहुंच जाती है। जेन उससे कहता है कि हमें यहाँ से अभी निकलना चाहिए, लेकिन किम डैन भूत पर विश्वास नहीं करती। जेन फिर से उसी भूत को देखता है जिसने उसके शूज उठाए थे। जब वे दोनों उसका पीछा करते हैं तो वो कोई भूत नहीं बल्कि वही बूढ़ी औरत होती है जिसे भूलने की बीमारी थी। किम डैन उन्हें रूम में लेकर आती है ताकि वे आराम कर सके। जेन उनसे लापता लड़की की पिक दिखाकर उसके बारे में पूछता है कि वो कौन थी। वो बूढ़ी औरत उनसे कहती है कि ये तो सोई है, उसकी नानी बहुत बड़ी समन थी, उनके अंदर बहुत सारी शक्तियाँ भी थी। उस समय वहाँ की बोट किसी भी तूफान को आसानी से पार कर लेती थी। तभी वहाँ पर उस लॉज का मालिक और वे लोग भी पहुंच जाते हैं जिनकी हरकतें शुरू से ही जेन को अजीब लग रही थी। उस लॉज का मालिक उन दोनों को इस आइलैंड से कल ही जाने के लिए कहता है। जेन कुछ भी समझ नहीं पाता कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है और किम डैन सोते समय फिर से उसी दिन को देखती है जब 31 लोग मारे गए थे और इस बार वो ये भी देखती है कि किम होकी ने उसे मारने के लिए उसका गला ही पकड़ा था और तभी उसकी आँख खुल जाती है। जेन अपने फ़ोन में इस आइलैंड के बारे में सर्च करता है, लेकिन उसके फ़ोन में एक भी नेटवर्क नहीं आता क्योंकि वहाँ पर रह रहे एक आदमी ने नेटवर्क केबल को ही काट दिया था। तभी जेन उसी लड़के को देखता है जो लंगड़ा के चल रहा था और यहीं पर यह एपिसोड खत्म होता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड की वीडियो में। थैंक यू।